नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सभी का बहुत 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 स्वागत है हमारे लेक्चर नंबर 4 के अंदर। द्रोणा बैच लेक्चर नंबर 4, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ से स्टार्टिंग करी थी। कूलम्स लॉ के बारे में चीजें पढ़ी थी कि भाई किस किस तरीके से फोर्स लगता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से वो कैसे अलग है ना। ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी और फिर हमने जाते जाते एक न्यूमेरिकल किया था और कुछ न्यूमेरिकल्स आपके लिए होमवर्क के तौर पे थे। तो अब हम बढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बार देख लेते हैं, क्या देखते हैं सर? हाँ, टेबल ऑफ कंटेंट, परमिटिविटी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये देखेंगे हम, ठीक है ना। आज आज जो हमें करना है, ठीक है ना, परमिटिविटी के बारे में बात करेंगे और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है ना। कूलम्स लॉ पे ही बेस्ड है तो इस पे न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं ना। हर टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। बहुत सारे बच्चों का डाउट ये रहता है कि सर क्या 12th भी करवाई जाएगी हमें? कुछ बच्चे बोर्ड्स को लेके चिंतित थे। करवाई जाएगी भाई, ठीक है ना, बिल्कुल करवाई जाएगी। जो भी 12th क्लास की आपकी डेरिवेशंस हैं, जो भी 12th क्लास की आपकी थ्योरी है, डेफिनेशंस है, सारी चीजें यहाँ पे आपको करवाई जाएंगी, ठीक है ना। उसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अभी इस चैप्टर में कोई ऐसा सच डेरिवेशंस आई ही नहीं है, तो फिर मैं क्या करवा दूं? जब डेरिवेशंस आएंगी तभी तो करवा पाऊंगा ना यार, समझो यार बात को, ठीक है ना। तो उसको लेके आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, और हाँ, क्या क्या बोलूं मैं, और मैं पेंगुइन की तरह नहीं चलता हूं। ओके, तो रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन, पिछली बार जो हम चीजें कर रहे थे आपको याद होगा, हमने कॉम्ब के बारे में बात की थी कि अगर कॉम्ब को हम हेयर से रब करके चार्ज कर दें तो कॉम्ब पे कौन सा चार्ज आ जाता है? ये कंगा बनाया हमने, प्यारा प्यारा कंगा। तो जिसके भी बाल हैं तो वो कंघे को यूज कर सकता है। तो कंघे पे हमारे जो है नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये पेपर पीसीस को अट्रैक्ट करता है। पेपर पीसीस में पोलराइजेशन होता है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इधर पॉजिटिव आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, ए लिख देता हूं इसको। और नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगी, रिपल्शन होगी, ठीक है ना। नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगी, रिपल्शन होगी, जिसकी वजह से मतलब ये जो है अब अट्रैक्शन ज्यादा होगी। मैंने आपको बताया था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो फोर्स ऑफ रिपल्शन से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये पास पास हैं चार्जेस, ठीक है ना। नेगेटिव नेगेटिव दूर हैं लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव पास पास हैं, इसीलिए कॉम्ब जो है वो पेपर पीसीस को अट्रैक्ट करता है। उसके बाद हमें शॉक क्यों लगता है? शॉक लगने का कारण है कि जब भी हम किसी चीज को टच करते हैं या कोई किसी की बाजू टच हो गई या किसी की मतलब इधर वाली बाजू टच हो गई, हाथ टच हो गए, तो उसकी वजह से मान लो कि ये टेबल पड़ा हुआ है तो उस टेबल पे मान लो चार्ज इकट्ठा होता रहा। जब मैंने आपको बताया था कि ड्राई एनवायरनमेंट होगा, एक खुश्क वातावरण होगा, एक कमेंट मैंने ये भी पढ़ा था कि जिसमें लिखा हुआ था कि खुश्क नहीं होता है, शुष्क होता है। तो शुष्क आई थिंक हिंदी का वर्ड है, खुश्क वर्ड जो है वो हम लोग पंजाबी में यूज कर लेते हैं ज्यादा, तो शायद ये फर्क है, मतलब दोनों का सेम है। खुश्क, ड्राई या शुष्क एक ही बात है, ठीक है ना। तो नेगेटिव चार्ज मान लो यहाँ पे आ गया, कोई भी चार्ज आ सकता है, जरूरी नहीं है कि नेगेटिव ही आएगा, ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया। तो अगर ड्राई इन्वायरमेंट है तो ये चार्ज वातावरण में लीक नहीं होगा, ठीक है ना, नहीं तो धीरे धीरे करके ये चार्ज वातावरण में लीक होता रहेगा, फिर आपको शॉक फील नहीं होता। लेकिन जब सूखा वातावरण हो, ड्राई इन्वायरमेंट हो, तब एकदम से मान लो अगर आप इसको टच करोगे तो आपको शॉक की अनुभूति होगी, बड़ा एकदम शरीर में से करंट दौड़ेगा, तो अच्छा लगता है काफी, है ना, काफी अच्छी फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि मानो जिंदगी में बाहर आ गई है। उसके बाद कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, दो चार्जेस के बीच में, है ना। और के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर, ये एसआई यूनिट्स में हो गई, ठीक है ना। सीजीएस यूनिट में के की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में उसके बाद हमने डिस्कस किया था भाई।
कि जो इनवर्सली फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, ठीक है ना, लॉन्ग रेंज होता है, एक फर्मी से ज्यादा डिस्टेंस हो तो उसी के लिए लगता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से काफी स्ट्रांग होता है। इनफैक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स होता है नेचर में, थर्ड लॉ को फॉलो करता है। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको लिखवाई थी, है ना। तो तकरीबन 7-8 प्रॉपर्टीज थी जो हमने लिखी थी, वो दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है ना। कई बार सवाल आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो उसमें वो प्रॉपर्टीज लिखी होंगी, आपको वो प्रॉपर्टी बतानी होगी जो कि सही नहीं है, या फिर करेक्ट, कई बार करेक्ट पूछा जाएगा, कई बार इनकरेक्ट पूछा जाएगा। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस करी थी, और उसके बाद हमने किया था एक सवाल, और बाकी के सवाल थे किसके लिए, होमवर्क के लिए। तो चलिए भाई, अब हम शुरू करते हैं आगे। शुरू, होमवर्क, हाँ होमवर्क। हाँ, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर तो पता नहीं क्या है, आज का तो 1 ही है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस exert a force F on each other। इस क्वेश्चन को पढ़ लो ध्यान से। If distance between them is tripled and both charges are doubled, the new force will be। देखो यार, दो चार्जेस हैं, Q1 Q2, इनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है ना। तो इनके बीच का फोर्स K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है जी, ओके। अच्छा, उसके बाद अगर ये कह रहे हैं कि इनके बीच का डिस्टेंस ट्रिपल कर दिया और दोनों चार्जेस डबल कर दिए, दोनों चार्जेस डबल कर दिए और डिस्टेंस क्या कर दिया, ट्रिपल कर दिया, तो नया फोर्स क्या होगा, क्या होगा, के 2Q1 2Q2 बाय 3R का होल स्क्वायर, ठीक है ना, 3R का होल स्क्वायर। के यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो ये 2 और 2 × 2, अरे 4 यार, 4 K Q1 Q2, और नीचे बन जाएगा बेटा 9R स्क्वायर। नीचे क्या बन जाएगा, 9R स्क्वायर। तो K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर तो यही है। अच्छा, इस फोर्स को मैं F डैश बोल देता हूँ, नए वाले फोर्स को, क्योंकि अब फोर्स चेंज होगा ना, ठीक है ना। तो ये K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर है। अब नए वाला फोर्स क्या हो गया बेटा, 4/9 एक्स्ट्रा आ गया, बाकी सब तो वही है। तो इसको हम बोल सकते हैं 4F/9, 4F/9, सिंपल, 4/9 एक्स्ट्रा आ गया, बस बात खत्म। तो 4F/9 आंसर हो गया, ठीक है ना। बड़े सिंपल सवाल आते हैं भाई, मैं एक बात आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझा देना चाहता हूँ कि सिंपल सवाल आते हैं, ठीक है ना, बोर्ड्स के अंदर भी और नीट के अंदर भी, ठीक है ना। बोर्ड्स के अंदर सवालों की तादाद कम रहती है, डेरिवेशंस डेफिनेशंस ज़्यादा रहती हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हैं बोर्ड्स के अंदर, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें कि नीट की, तो ऑब्वियसली सवाल आपको ज़्यादा आएंगे, ठीक है ना। लेकिन सिंपल सवाल होते हैं, काफ़ी सारे सवाल आपको 50 में से मतलब 25-30 क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जो सीधे सीधे फॉर्मूला लगा के हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब इतनी ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं तो वो चीज़ें याद रहनी मुश्किल हो जाती हैं, ठीक है ना। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बार बार उन चीज़ों की प्रैक्टिस करते जाएं। मतलब अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है, आप अपना बैकलॉग नहीं रख रहे हो और बिल्कुल शेड्यूल के हिसाब से चल रहे हो, तो मैं गारंटी दे के कह रहा हूँ कि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। सिंपल लोग जिंदगी में महान बनते हैं भाई, मैं सच बता रहा हूँ। जितने सिंपल रहोगे, सिंपल तरीके से चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश मत करो, ठीक है ना। सिंपल तरीके से रहो, उतना ही जिंदगी में महान बनोगे, ठीक है ना। आपको ये करने की जरूरत नहीं है कि मैं ये भी बुक कर लूँ, ये भी बुक कर लूँ। जो आपको दिया जा रहा है, आप अपनी जो है प्रैक्टिस शीट जो आपको मिल रही है वो आप कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपके पास फिजिक्स वाला का मॉड्यूल है तो आप वो कर सकते हैं, या कोई भी और बुक है या मॉड्यूल है, तो एक चीज़ को बस आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है ना, प्रैक्टिस शीट के अलावा। तो बस इतने से आपका काम हो जाएगा भाई। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कुछ तीर मारने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप सिंपल चीज़ों को लंबे समय तक टिक के कर सकते हो तो उससे बेटर फिर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है जी। चलिए, तो 4F/9 ये क्वेश्चन मैं बता दूं, ये क्वेश्चन बीपीसी क्वेश्चन है। बीपीसी क्वेश्चन, सर ये क्या मतलब हुआ,
बीपीसी क्वेश्चन का मतलब बिना पेन चलाए, बिना पेन चलाए, ठीक है ना, बिना पेन चलाए कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। सर कैसे? अरे भैया दोनों चार्जेस डबल हो गए, 2 इसमें आ गया, 2 इसमें आ गया, और नीचे डिस्टेंस ट्रिपल हो गया, उसका स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, 2 2 4 हो गए, ठीक है ना, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो 4/9 आ गया, तो 4f/9 आंसर हो गया भाई, ठीक है ना। तो बिना पेन चलाए क्वेश्चन है ये, बीपीसी क्वेश्चन है। हम्म हम्म, ठीक है। चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम हाँ जी, अगला सवाल क्या है? टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स, दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, 6 कूलम और 2 कूलम रिस्पेक्टिवली, प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस, हैव फोर्स F between them. If they are touched with each other and then placed at same distance, then force becomes. देखो इन्होंने कहा है दो आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, 6 कूलम और 2 कूलम, ठीक है ना, इनको किसी डिस्टेंस पे रखा गया है, ऐसा उन्होंने बोला है। तो इनके बीच में कोई फोर्स है F, ठीक है ना। फोर्स क्या होगा? K इंटू 6 इंटू 2 बाय r², यही होगा भाई? बिल्कुल सर। तो 12k/r²। क्या इस बात से अवगत हो आप? है ना, मानते हो इस बात को? बिल्कुल मानते हैं, ठीक है जी। चलो इसके बाद कूलम्स लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए लगा सकते हैं, और कूलम लॉ स्फीयर्स के लिए भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को यहाँ पे लग रहा होगा सर कि यहाँ पे पॉइंट चार्जेस तो लिखा नहीं है, कूलम्स लॉ तो पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है, साथ ही साथ अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था स्फीयर्स के लिए भी वैलिड होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसके लिए भी हम इसको लगा सकते हैं। हाँ, कहीं पे आपको कह दिया जाता है ये स्क्वेयर्स हैं, ठीक है ना, ऐसी चीजों के लिए फिर लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन वो आपको आएगा भी नहीं। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं कि ये दोनों आइडेंटिकल हैं। कैसे हैं? देखो एक वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे आइडेंटिकल, ठीक है ना, वर्ड यहाँ पे मेन है आइडेंटिकल। अगर आपको याद हो, दो आइडेंटिकल स्फीयर्स को जब हम टच करते हैं, ठीक है ना, दो आइडेंटिकल चीजों को जब हम टच करते हैं तो उसकी वजह से होता क्या है? क्या होता है? उनमें चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अच्छा, अब मैंने इन दोनों को टच किया, टोटल चार्ज कितना है बेटा? 8, 8 है, तो टोटल चार्ज डिवाइड बाय 2, दोनों पे कितना कितना चार्ज आ गया? 4 कूलम और 4 कूलम, ठीक है ना, दोनों पे कितना कितना चार्ज आ गया है? 4 कूलम और 4 कूलम चार्ज इन दोनों पे आ गया है। तो अब 4 कूलम और 4 कूलम चार्ज इन पे आ गया है, तो इनके बीच, अब इनको उतने ही डिस्टेंस पे रख दिया। देखो क्या कहा गया है, दे आर टच्ड विच ईच अदर एंड देन प्लेस्ड एट सेम डिस्टेंस, देन प्लेस्ड एट सेम डिस्टेंस। तो इनके बीच में फोर्स क्या लगेगा? ठीक है ना, इनके बीच में फोर्स क्या लगेगा? तो एफ डैश बोल देते हैं अब उस फोर्स को, ठीक है ना, यही करते आए हैं, पिछले सवाल में भी यही करा है, इस सवाल में भी यही करेंगे, कुछ अलग तो है नहीं। के 4 × 4, ठीक है ना, के × 4 × 4, ठीक है ना, अपॉन r², ठीक है ना, अपॉन में क्या है? r², ठीक है ना, 4 × 4, ये 6 और 2 थे, तो 6 और 2 हमारे पास हो गए 12, ठीक है ना, इनका जब हमने प्रोडक्ट किया तो अब यहाँ पे 4 × 4 है, ठीक है ना, तो ये बन गया 16k/r², ठीक है ना, 16k/r² बन गया है। अब f डैश और f को हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पे 12k/r² है और यहाँ पे 16k/r² है, इसका कोई भी ऑप्शन मैच एक्चुअल में नहीं कर रहा, ठीक है ना, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है ना, जो भी ऑप्शंस हैं तो वहाँ पे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, ठीक है ना। मैंने आपके कमेंट्स पढ़े थे जिसके बाद मुझे एहसास हुआ कि हाँ भाई यहाँ पे कोई जो ऑप्शन मैच नहीं कर पा रहा है। तो भैया अब यहाँ पे क्या बनेगा? तो सॉरी फॉर दैट, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं सोनिया। चलो, 12k/r², 16k/r², तो f डैश बाय f, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, f डैश बाय f, दोनों को डिवाइड कर दो। यहाँ पे क्या है? 16k/r², यहाँ पे क्या है? 12k/r²। तो यहाँ पे लिखेंगे 16
के बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 12 के बाय आर स्क्वायर। तो के बाय आर स्क्वायर तो कट जाएगा 16 बाय 12, क्या ये 4 बाय 3 हो जाएगा? 4 के टेबल पे कटेंगे, 4 बाय 3 हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो एफ डैश एफ, एफ डैश हमारे पास आ गया 4f बाय 3, ये आंसर है बेटा। नो ऑप्शन इज मैचिंग, ठीक है ना। तो एफ डैश जो है हमारा 4f बाय 3 है, ये आपका आंसर है, ठीक है ना। ये जो नया फोर्स इनके बीच में आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पे मिस्टेक हुई है, या तो मे बी ऑप्शंस हो सकता है ये वाले ना हो, या हो सकता है इन वैल्यूज में कुछ अलग हो, ठीक है ना। इसकी वजह से यहाँ पे मैचिंग नहीं हो पा रही है। तो एफ डैश हमारा 4f बाय 3 है, यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ठीक है जी। आई होप अब आपको क्लियर है, कोई डाउट वाली बात है नहीं। फिर भी अगर कोई दिक्कत आपको लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैंने जैसा कि आपको बोला कि मैं पढ़ता ज़रूर हूँ यार, हाँ रिप्लाई करना तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। मतलब क्योंकि अगर मैं एक का रिप्लाई करूँगा तो फिर बाकी लोग बोलेंगे कि यार हमारा रिप्लाई नहीं हो रहा है ना, थोड़ा सा वो हो जाता है, फीलिंग आ जाती है। लेकिन हाँ, कोशिश मैं पूरी करूँगा कि आप लोगों की चीज़ें मैं समझ पाऊँ। ऑब्वियसली सारे डाउट्स ले पाना भी पॉसिबल नहीं है यार, ठीक है ना। ये बात आई थिंक आप भी समझते हो, तो इसके लिए प्लीज़ आप मुझे माफ़ कीजिएगा, ठीक है। माफ़ कर देना यार, गुस्सा मत करना यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हाँ ठीक है, चलो। अब यहाँ पे दो कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, तो ये हमने यहाँ पे सवाल कर लिया है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल, 2 कूलम और 6 कूलम चार्जेस रिपेलिंग ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। If the each charge is given -2 coulomb of charge, then the value of force will be, सुनो 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 सुनो, एक चार्ज है जी 2 कूलम, एक चार्ज है जी 6 कूलम, दोनों प्लस में है ना, प्लस में। कोई भी डिस्टेंस होगा उनके बीच, कोई भी डिस्टेंस होगा, मुझे नहीं पता डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इन्होंने कुछ बोला भी नहीं। तो कह रहे हैं कि इनके बीच एफ के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 12, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 12 न्यूटन, ठीक है ना। हर एक चार्ज को अब कह रहे हैं इफ ईच चार्ज इज गिवन -2 कूलम्ब ऑफ चार्ज, हर चार्ज को अब -2 कूलम्ब दे दिया गया। मेरी बात बहुत क्लियरली, क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझना। इधर देखो, इधर बना रहा हूं, ये +2 कूलम्ब है भाई हमारे पास, ये +6 कूलम्ब है, इसको -2 दिया गया, ये कितना हो गया 0। इसको -2 दिया गया है, दिया है हमने, -2 इज गिवन इफ ईच चार्ज इज गिवन -2 कूलम्ब ऑफ चार्ज, कितना हो गया 0। इसको -2 दिया तो ये कितना हो गया 4, कितना बचा 4। तो अब ये फोर्सेस क्या हो गए, अब इनके बीच का नया फोर्स क्या होगा, अरे भैया एक चार्ज तो 0 ही हो गया, और दूसरा चार्ज है 4 कूलम, डिस्टेंस कितना है रे बाबा, r है रे बाबा, और ये 0 कूलम और ये 4 कूलम, तो f डैश, अरे के क्या लिखने की जरूरत है यार, सीधा सीधा दिखाई तो दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा क्या, छोटी बच्ची हो क्या, दिखाई नहीं दे रहा है, 0 है 4 है, 0 चिंटू 4 0, फोर्स क्या हो गया 0, इस फोर्स का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब 0 ही हो गया तो क्या फायदा फिर, ठीक है ना, खत्म खल्लास, 0 आंसर है भाई, ठीक है ना। क्योंकि अब एक चार्ज हो चुका है 0, तो 0 चार्ज के बीच में तो कोई अट्रैक्शन नहीं होगा भाई फिर, है ना, कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्शन नहीं होगा। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 0 0 0 0, समझे। लेकिन ऑब्वियसली तरीका मैंने आपको बता दिया कि तरीका कैसे करना है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली जैसा हमने इसमें किया है, एफ निकालो एफ डैश निकालो, दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है ना। इसमें डिवाइड करने की जरूरत पड़ी नहीं सर, क्यों नहीं पड़ी सर, क्योंकि वो तो क्या हो गया 0 हो गया, तो 0 को किसी से भी डिवाइड करो तो 0 ही रहने वाला है, तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो 0 ही रहने वाला है, तो इसलिए कोई खास फर्क नहीं पड़ा, खास क्या बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा भाई। क्लियर है, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं, आप अच्छे से इस क्वेश्चन को निहार लो, देख लो, अपनी चीजों को समझ लो, और फिर हम बढ़ते हैं आगे, क्योंकि होमवर्क क्वेश्चंस हो चुके हैं
पूरे टन 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 टन। सवाल अगला, सवाल सवाल सवाल, क्या सवाल है? सवाल देखो, सवाल जो है वो है चार्जेस टू चार्जेस ऑफ 1 नैनो कूलम, ठीक है ना? तो आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर इन वैक्यूम, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। दो चार्जेस हैं, 1 नैनो कूलम के चार्जेस हैं, तीन तीन तीन, 1 नैनो कूलम, 1 नैनो कूलम, ठीक है ना? एंड डिस्टेंस इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना? डिस्टेंस कितना है? 3 सेंटीमीटर। नैनो कूलम, नैनो 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 कूलम, नैनो कितना होता है? नैनो, वो गाड़ी नहीं, नैनो। हाँ, आई थी ना नैनो गाड़ी, हाँ वो गाड़ी नहीं, नैनो। ये नैनो कूलम का मतलब क्या हुआ सर? 10⁻⁻⁹ कूलम। कन्वर्ट करना जरूरी है, क्योंकि आंसर किस में निकालेंगे? न्यूटन में निकालेंगे। 3 सेंटीमीटर सर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो इनके बीच में का फोर्स लगेगा? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला होता ही है, ठीक है ना? ये फॉर्मूला तो होता ही है। तो आइए हम और आप मिलके लिखते हैं 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻⁹ 10⁻⁻⁹ अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है ना? 3/100 उसका स्क्वायर, ठीक है जी। चलो, अभी मैं कुछ काट वाट नहीं रहा, एक बार मैं लिख देता हूं, फिर एंड में सब कुछ काट दूंगा, है ना? जो भी कटेगा उड़ा देंगे। अच्छा, तो फोर्स आ गया 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू 10⁻⁻⁹। ये जो 100 है बेटा, ये 100 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा सर। ये 100 का स्क्वायर ऊपर चला गया, ठीक है ना? मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं, मैं कोई भी स्टेप खा नहीं रहा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जो तो बड़ी जल्दी कैलकुलेशन कर लेते होंगे, मैं मानता हूं ये बात, ठीक है ना? जिन्होंने अभी तक कर भी लिया होगा, ठीक है ना? लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि मैं नहीं कर सकता जल्दी कैलकुलेशन, मैंने कर ली अपने दिमाग में, लेकिन मुझे क्या करना है? आपको समझाना है, ठीक है ना? तो उन चीजों में वक्त लगता है। 3 का स्क्वायर, नीचे 3 का स्क्वायर है ना, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 हो जाएगा भाई। अब काट दो जो काटना है, ठीक है ना? अब कटो, 9 9, 9 - 9, तो ये 10⁻⁻⁹ एक बचा, और उधर 100 का स्क्वायर बचा है, यानी कि 10⁻⁴। आंसर इनके बीच में क्या आ गया? 10⁻⁻5 न्यूटन, 10⁻⁻5 न्यूटन आ गया, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर है। अगर आपको इसको सीजीएस यूनिट में भी लिखना है तो आप इसको सीजीएस यूनिट में भी लिख सकते हो। 1 न्यूटन, याद करो, 1 न्यूटन कितनी डायन के बराबर होता है? 10⁻5 डायन के बराबर होता है भाई। डायन, डाइन, डायन नहीं, डाइन डाइन, हाँ वो डायन भूतनी चुड़ैल वाली डायन नहीं है। 1 न्यूटन 10⁻5 डाइन के बराबर होता है। 10⁻⁻5 न्यूटन किसके बराबर होगा? 10⁻5 से मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया? 1 डायन, यानी कि इनके बीच फोर्स लग रहा है 1 डायन के बराबर। हाँ डायन, पता है डायन, भूतनी और चुड़ैल में क्या फर्क है? हैं? पता है? नहीं पता है? डायन, भूतनी और चुड़ैल में क्या फर्क है? ये भी आपके लिए एक होमवर्क है। हाँ, बताना मुझे कि डायन की करेक्टरिस्टिक क्या है, भूतनी के करेक्टरिस्टिक क्या है, और चुड़ैल के करेक्टरिस्टिक क्या है, बताइएगा। चलिए, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लग गया है वो 1 डाइन लग गया है, ठीक है ना? तो 10⁻⁻⁴ 5 न्यूटन, या फिर 1 डाइन फोर्स इनके बीच में हम कह सकते हैं। क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, नहीं है तो दिक्कत है तो बहुत अच्छी बात है। आइए बढ़ते हैं आगे।
ये सवाल है नीट 2019 में आया हुआ, ठीक है ना, नीट 2019 में। अब ठीक है ना, मैं आपको साथ साथ क्लास में कुछ कुछ क्वेश्चंस हम प्रीवियस ईयर से भी उठाएंगे, ठीक है ना, जैसा कि ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे उठाया हुआ बीच बीच में, जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी या मुझे लगेगा ज़रूरत है आपको, ठीक है ना, उन क्वेश्चंस को करने की। मेरा एक्सपीरियंस है, जब भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूँ तो जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा प्रेशर में आ जाते हैं। प्रेशर इन द सेंस वो इस बात से प्रेशर में आ जाते हैं कि सर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये तो हमसे होना ही चाहिए, ठीक है ना। मेरी क्लास में एक बच्चा था, तो वो मुझे हमेशा बोलता था कि सर जब आप क्वेश्चन देते हो तो ये मत बताया करो कि ये कौन से साल में आया है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं कि उससे हम प्रेशर में आ जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो हमसे होना ही चाहिए। तो यही मैं आपसे चाहता हूँ भाई, हो ना हो ये नहीं, ठीक है ना, वो तो चलो आज नहीं तो कल हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। बात यह कि आपको प्रेशर झेलना आना चाहिए, ठीक है ना। जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये नीट 2019 में है, तो आपके दिल में कुछ ना कुछ अलग विचार जरूर आए होंगे यार, दूसरे क्वेश्चंस को देखने से और इस क्वेश्चन को देखने से कुछ ना कुछ अलग विचार जरूर आए होंगे। आपको लगेगा कि हाँ, अब हमारी, अगर आपसे ये क्वेश्चन हो गया तो आपको लगता होगा कि हाँ यार हमारी मेहनत सफल हो रही है, हम नीट के सवाल कर सकते हैं। बिल्कुल सबके साथ ये फीलिंग आती है, ठीक है ना। थोड़ा डर भी लगता है, कोई बात नहीं, उसको लगने दो, ठीक है ना, वो डर अच्छा है, ठीक है ना। जिस डर को लगने से अगर कुछ अच्छा होता है तो वो डर अच्छा है। जैसे कि सर्फ एक्सेल की ऐड आती है कि अगर दाग लगने से कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं, तो इसी तरीके से अगर डर लगने से कुछ अच्छा होता है, हमारे मार्क्स बढ़ते हैं, हमें प्रेशर झेलने की मतलब हमारे में ताकत आती है, तो वो प्रेशर अच्छा है। आइए बढ़ते हैं आगे। 2 point charges A and B having charges plus Q and minus Q respectively are placed at certain distance apart, ठीक है ना, ये किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखे गए हैं। तो इनके बीच में फोर्स है F, ठीक है ना। देखो ध्यान से, एक एक करके लाइन हम पढ़ रहे हैं, नीट 2019 का सवाल है। प्लस Q और एक है माइनस Q, ठीक है ना। सर्टेन डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ लेकिन सर्टेन है मतलब फिक्स है, ठीक है ना। तो फोर्स उनके बीच में F है। F कितना होगा, K Q, दूसरा भी Q और बाय आर स्क्वायर। बस नेगेटिव है तो इसका मतलब ये होगा कि अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है ना। फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। तो ये K Q स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बन गया। ये तो हो गई पहले की बात, ठीक है ना, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। उसके बाद 25% ऑफ चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर्ड टू बी। ए में से 25% चार्ज निकाल के बी को दे दिया गया। सबसे पहले तो ये बात करते हैं 25% कितना हुआ। ए पे कितना चार्ज है, कैपिटल क्यू, ठीक है ना। ये ए हो गया बेटा, ये बी हो गया, लिख देता हूं मैं, ठीक है ना। ए में से 25% चार्ज निकाल दिया, पैसे 25% हो गया कितना, 25 क्यू बाय 100, यानी कि क्यू बाय 4, क्यू बाय 4 चार्ज इसमें से निकाल दिया गया है। क्यू बाय 4 चार्ज इसमें से निकाल दिया गया है, निकाल दिया गया है, ठीक है ना। तो क्यू में से क्यू बाय 4 चार्ज निकाल दिया गया है, तो अब कितना नया फोर्स होगा, निकाल के किसको दे दिया, बी को दे दिया। क्यू बाय 4 निकाल दिया गया, ठीक है ना। अब ए में से, ए के पास कितना चार्ज बचेगा, क्यू में से क्यू बाय 4 निकाल दिया, कितना चार्ज बच गया बेटा, 3 क्यू बाय 4। अरे एलसीएम ले लोगे, ले लोगे, हाँ चलो। ए के पास अब इतना चार्ज आ गया, बी माइनस क्यू चार्ज था बी के पास पहले। अब ये इसमें से ए में से निकाला तो दिया किसको, बी को, दिया किसको, बी को। ये क्यू बाय 4 इसमें से निकाल के इसको दे दिया, तो ये हो गया -3 क्यू बाय 4। कितना हो गया, -3 क्यू बाय 4। क्या ये बात समझ में आ रही है ना, हाँ बहुत बढ़िया। चलो भाई, अब कह रहे हैं नया फोर्स इनके बीच में कितना होगा। बहुत आसान है भाई, अब तो
अब कोई कहानी नहीं बची, तो इनके बीच में नया फोर्स अब कितना होगा, एफ डैश के, ठीक है ना, 3q/4। दूसरा चार्ज भी कितना है, 3q/4 ही है नेगेटिव में, वो बात अलग है, ठीक है ना, ये भी नेगेटिव में ही था एक, ठीक है ना, ये भी नेगेटिव में ही है, तो बाय आर स्क्वायर, 3 3 कितना हो गया 9, 4 4 कितना हो गया 16, तो ये बन गया 9kq² बाय 16r²। सही है जी, सही है। बस ये 9f/16 हो गया कि नहीं हो गया, क्या ये 9f/16 हो गया, हो गया, हो गया, ये रहा आपका आंसर। सवाल खत्म भाई, सवाल खत्म। नीट 2019 का क्वेश्चन है, दिमाग की बत्ती जली, जल गई, ये वाली बत्ती जग रही है, इसीलिए बनाई गई है, ये इसीलिए बनाई गई है कि भाई दिमाग की बत्ती जले, है ना। हाँ, एक एड आती है टीवी पे, मेंटोस, है ना, दिमाग की बत्ती जला दे, ऐसा ही कुछ होता है उसका टैगलाइन। नहीं होता उससे, कोई दिमाग की बत्ती नहीं जलती। दिमाग की बत्ती जलती है धक्के खाने से, धोखे खाने से। हाँ, इंसान जब धोखा खाता है तो उसे पता चलता है कि नहीं, वो तो मेरे साथ गलत कर रहा था, या वो मेरे साथ गलत कर रही थी, है ना। और धक्के खाने से, है ना, मेंटोस खाने से नहीं, दिमाग की बत्ती जलानी है। चलिए, तो आई होप ये चीज क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी आपको। नीट 2019 का क्वेश्चन जिन्होंने कर लिया बहुत बहुत मुबारकबाद, जो नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं भाई, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत ते दिल पर परत निशान, है ना। ऐसी एक कहावत होती है, तो कहावत ये किसी कहानी पर आधारित थी। तो आप लोग तो फिर भी, आप में तो बहुत दिमाग है यार, है ना, अपने आप को कम मत समझो, बिल्कुल भी नहीं। चलिए, अब वक्त हो गया है, दिल थाम के बैठिएगा भाई। अब आपके सामने हो जाने वाली है एक बेहतरीन चीज। क्या, पानी पी रहा हूं मैं यार। पानी पी रहा हूँ, पानी भी ना पीऊं क्या यार, हर बार तुम्हें सस्पेंस चाहिए कोई। डायमेंशंस, डायमेंशंस की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन नाम का चैप्टर है। अब यूनिट एंड डायमेंशन जब हम 11th क्लास में पढ़ते हैं ना, तब बहुत कम डायमेंशंस हमें पता होती हैं, है ना, जो हमने 9th क्लास में 10th क्लास में करी होती हैं, फोर्स की, एरिया की, प्रेशर की, है ना, वर्क की, एनर्जी की, ये डायमेंशंस तो तब हम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आके 12th क्लास की जो डायमेंशंस हैं वो उस टाइम पे हम नहीं कर पाते। लेकिन अब किसी भी चैप्टर में हम जाएंगे 12th क्लास के, तो हम डायमेंशंस बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, बस आपको उस चीज़ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। डायमेंशन निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, तो मैं सबसे पहले के डायमेंशंस निकालता हूँ। के, एफ इज इक्वल्स टू k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। तो के बन गया हमारे पास F r² बाय Q1 Q2, ठीक है ना, F r² बाय Q1 Q2। F के डायमेंशंस क्या होते हैं, याद है? अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, मैं याद दिला देता हूँ। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को डायमेंशंस में ऐसे लिखते हैं। एक्सेलरेशन क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी कि LT-2। तो ये बनता है MLT-2। क्या यही बनता है फोर्स, MLT-2 यही बनता है, बिल्कुल, MLT-2। उसके बाद R² यानी कि L², R² यानी कि L²। उसके बाद Q1 Q2, ये चार्ज का स्क्वायर हो गया भाई, ठीक है ना, चार्ज का स्क्वायर हो गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हो Q का स्क्वायर, ठीक है ना। अगर चार्ज की फॉर्म में अगर आपको इसकी डायमेंशन लिखनी है
तो क्यू का स्क्वायर लिख सकते हो, तो ये बनेगा हमारे पास एम एल क्यूब, ये देखो एल की पावर 1 हो गई है, एल का स्क्वायर हो गया, एल का क्यूब हो गया कि नहीं हो गया, और टी की पावर -2, ये क्यू ऊपर जाएगा तो ये क्यू की पावर क्या हो जाएगा -2, ठीक है ना। ये डायमेंशन आप के की लिख सकते हो, ठीक है ना, दिस इज द डायमेंशन ऑफ के। सर क्या हमें इसे याद करना है? नहीं। देखो ऐसे अगर हम हर एक की डायमेंशन याद करने बैठेंगे तो हम हो जाएंगे पागल, दिमाग का हो जाएगा दही, ठीक है ना, वो हमें नहीं करना है, तो नो नीड टू लर्न। मैं साफ साफ यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इतनी चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा सर, कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। 11th क्लास में आपने 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें करंट होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, चार्ज नहीं होता। तो सर अगर मुझे इसको करंट की फॉर्म में लिखना हो तो क्या मैं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो। सुनो मेरी बात, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, वो होता है चार्ज बाय टाइम, ठीक है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि चार्ज बाय टाइम ये करंट होता है। तो चार्ज का मतलब हो गया करंट इनटू टाइम, है ना, चार्ज का मतलब क्या हो गया? करंट इनटू टाइम हो गया कि नहीं हो गया? बताओ भाई, ठीक है ना, चार्ज का मतलब हो गया हमारे पास क्या? करंट इनटू टाइम। तो करंट हो गया एम्पियर में और टी हो गया हमारे पास टाइम, ठीक है ना, करंट हो गया एम्पियर में और टी हो गया हमारे पास टाइम। तो यानी कि चार्ज के डायमेंशन को कैपिटल क्यों लिख देता हूं मैं, चार्ज के डायमेंशन को हम एम्पियर इनटू टाइम लिख सकते हैं, क्योंकि एम्पियर एक फंडामेंटल यूनिट मानी जाती है, ठीक है ना। अगर मुझे चार्ज की फॉर्म में इसको नहीं लिखना, कोई बच्चे हो सकते हैं जिनको ये पसंद ना आ रहा हो, सर हम चार्ज की फॉर्म में नहीं लिखेंगे सर, हम बिल्कुल नहीं लिखेंगे सर, तो कोई बात नहीं सर, तो ऐसे लिख देते हैं सर, क्या जा रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो के जो डायमेंशंस बनेंगे एम एल क्यूब T-2, क्यू की पावर -2, क्यू की पावर -2 यानी कि ए टी की पावर -2, ठीक है ना, ए टी की पावर -2, समझे? हाँ, तो ये बन गया एम एल क्यूब टी की पावर -2 ए का स्क्वायर, ए की पावर सॉरी ए की पावर -2 और टी की पावर -2, ठीक है जी, ए की पावर -2 और टी की पावर -2, एम एल क्यूब टी की पावर -4 हो गई, ये तो मानते हो, और ए की पावर -2, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, ये भी याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये इज इक्वल्स टू अलग है बेटा, ये तो रफ वर्क किया है हमने, ठीक है ना, ये लाइन से मैंने अलग कर दिया है इसको ताकि कंफ्यूजन ना हो, वो उधर का रफ वर्क है, ये हमने इसको यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, समझे भाई? तो इस तरीके से हम डायमेंशंस जो है वो निकाल सकते हैं जब भी आपको एग्जाम में डायमेंशंस आएंगी। मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसी कोई डायमेंशन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती या ज़रूरत नहीं होती जो बहुत भारी हो, ठीक है ना। हाँ, जो फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं, ठीक है ना, हम डायमेंशंस वो याद करते हैं, चाहे 11th क्लास की हो चाहे 12th क्लास की हो, जब भी जहाँ पे भी कोई डायमेंशन याद करने वाली होगी तो हम वो उसको याद करेंगे, ठीक है ना। तो जो डायमेंशंस याद करने वाली हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज हो रही हैं वो मैं आपको याद करवाऊंगा, इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी। तो आई होप ये क्रिस्टल क्लियर है आपको, चीजें कोई परेशानी नहीं है, इसको ध्यान से देख लीजिए, निहार लीजिए, और ये आपके सामने रिजल्ट है। चलो भैया चलो, आगे बात करते हैं भाई, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये क्या चीज है, कैसे बनती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये कुछ ऐसा सा सिंबल होता है, ग्रीक लेटर होता है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये जो पैर में जीरो दिख रही है, पैर में जीरो होती है ये, ठीक है ना, जीरो, जीरो मतलब नॉट, नॉट मतलब कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब जीरो है, ठीक है ना। और इस वर्ड को बोलते हैं जो ई जैसा नजर आता है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। तो इस
चीज को बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, ग्रीक लेटर है, ठीक है ना। तो इसको फ्री स्पेस वर्ड की जगह आपको वैक्यूम भी लिखा हो सकता है, फ्री स्पेस वर्ड की जगह आपको वैक्यूम भी लिखा हो सकता है। सर ये चीज क्या है जो आप एप्सिलॉन नॉट, ये परमिटिविटी जो बात कर रहे हो, ये क्या बला है, किस बला का नाम है? बता रहा हूं ना भाई, इतनी जल्दी क्या है। सुनो, दो चार्जेस आर, मीडियम इनके बीच का वैक्यूम या फ्री स्पेस, मतलब कुछ भी नहीं है यार, कहने का मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तुम्हारे सिवा रे। अरे क्या, हाँ इधर देखो यार, हाँ, के Q1 Q2/R² होता है। ये जो के है जिसको हम बोलते हैं छोटा के, ये होता है कूलम्स कांस्टेंट, छोटा के, ठीक है ना, मेरा हाथ आपको दिख रहा होगा, छोटा के इत्तू सा के होता है ये छोटा के, इसको बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट। इसको परमिटिविटी की फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, 1/4πε0 के की जगह पे πr², 1/4πε0 Q1 Q2/r², ठीक है ना। ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू होती है, ठीक है ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स बिटवीन दीज चार्जेस, ठीक है ना, ये इन चार्जेस के बीच में फोर्स की वैल्यू है, ठीक है ना। 1/4πε0 है, और यहाँ पे Q1 Q2 है, और यहाँ पे r² है, ठीक है जी। दिस इज द थिंग जो यहाँ पे हमें नजर आ रही है, ठीक है ना, ये चीज हमें यहाँ पे नजर आ रही है। अब ये क्या चीज है, ठीक है ना, दिस इज द थिंग जो मैंने के की जगह पे लिखी है, ठीक है ना, के की जगह पे लिखी है, यानी कि मैंने के को लिखा है 1/4πε0, ठीक है ना। इसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये बताता है कि हाउ द चार्जेस, इससे पता क्या चलता है, आर इंटरेक्टिंग इन अ वैक्यूम या फ्री स्पेस। ये वैल्यू, ये वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये डिसाइड करती है कि जो दो चार्जेस रखे हुए हैं उनके बीच में फोर्स क्या लग रहा है, वैक्यूम के अंदर, या फिर अगर हम इसको चेंज कर दें तो गिवन मीडियम के अंदर। कल मैंने आपसे बात की थी, क्या बात करी थी, मैंने बात यह करी थी कि अगर अगर हम इसको चेंज कर दें, मीडियम को चेंज कर दें, तो ये के की वैल्यू भी चेंज हो जाती है, ठीक है ना। क्योंकि वहां उस पर्टिकुलर, ये जो सिंबल है, ये सिंबल किसके लिए है, वैक्यूम के लिए है। किसके लिए सिंबल है, वैक्यूम के लिए सिंबल है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। ये बताता है कि उन दो चार्जेस के बीच में जब वो वैक्यूम में रखें तो कितना इंटरेक्शन है, कितना एक दूसरे को वो प्रभावित कर रहे हैं, कि Q1 की वजह से Q2 कितना प्रभावित हो रहा है, और Q2 की वजह से Q1 कितना प्रभावित हो रहा है ना। ये इस चीज को बताता है या इस चीज के बारे में हमें समझाता है, समझे। सर अगर मीडियम चेंज कर दें, बिल्कुल मीडियम चेंज कर सकते हैं, तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी उस मीडियम के अंदर। मैंने, सुनो, जैसे मान लो इन चार्जेस को हम पानी में ले गए, तो जैसे ही हम इनको पानी में ले गए या किसी और चीज में ले गए, मान लो, तो क्या इनके बीच इंटरेक्शन का आपस में फर्क पड़ेगा, पड़ेगा ना भाई। मैं, सिंपल सी बात है, आप खड़े हो, आपके सामने एक दोस्त खड़ा है, आप आपस में बातें कर रहे हो, ठीक है ना।
मान लो एकदम से तूफान चलने लग जाए, जलजला आ जाए, है ना, तूफान आ जाए, है ना, मतलब हवाएं चलने लगें, तो आपकी कम्युनिकेशन, आप दोनों की कम्युनिकेशन इफेक्ट होगी या नहीं होगी? होगी, है ना, आप दोनों की कम्युनिकेशन इफेक्ट होगी। अब आप उतने अच्छे से बता नहीं पाओगे, आप पूछोगे अरे भाई आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, वो भी बोलेगा हाँ भाई आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है, उतना सुनाई नहीं दे रहा है। कम्युनिकेशन इफेक्ट होगी। ऐसे ही चार्जेस में आपस की इंटरेक्शन या उनके बीच का आपस का फोर्स इफेक्ट होता है जब उनको किसी और मीडियम में ले जाया जाता है। समझे? नहीं समझ गए? अच्छा, लेकिन अब चलो किसी और मीडियम में ले जाने से पहले इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो बता दो सर। सर वैल्यू क्या होती? अरे वैल्यू निकालना कौन सा मुश्किल काम है भाई, ये क्या काम दे दिया भाई आपने मेरे को। इधर देखो, के की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो गई? 1/4 पाई के, ठीक है ना, 1/4 पाई के हो गई। तो 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ या तो ऐसे याद कर लो, या तो ऐसे याद कर लो याद, ठीक है ना, याद करने की जरूरत नहीं है, पता है आपको के की वैल्यू, तो एप्सिलॉन नॉट की आ जाएगी, ठीक है ना। कई बार तो मैं ये लिख लूंगा इसको सॉल्व करके, क्योंकि ये डिवीजन में लिखा हुआ है, ठीक है ना। जब चीजें नीचे डिवाइड में होती हैं तो हमें दिक्कत सी होने लगती है, हमें परेशानी होने लगती है, हाय रब्बा कैसे होगी ये कैलकुलेशन, हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो गई, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई, जिंदगी बर्बाद हो गया हमारा, अब हम इस कैलकुलेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। रिंकी के पापा तो नहीं मानेंगे, वो कहेंगे कि ये कैलकुलेशन तुम नहीं कर सकते, अब हमें तो ये कैलकुलेशन करना है। तो ये कैलकुलेशन जब डिवीजन में नहीं रखना तो हम इसको ऊपर लेके आएंगे, और ये कैलकुलेशन हमारा कितना बन जाता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये बन जाता है सर यूनिट। के यूनिट्स क्या हैं? के यूनिट्स क्या हैं? अरे बताओ, अरे बताओ। अच्छा है, बहुत अच्छा है। के यूनिट्स क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर, बताया था, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। तो इसका उल्टा हो जाएगा भाई, कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, कुछ नहीं किया मैंने भाई, उल्टा है ना। 4 पाई तो देखो 4 पाई, 4 पाई, अरे 4 पाई घर पे होती है ना 4 पाई, हाँ, तो 4 पाई की तो कोई यूनिट है नहीं। के और एप्सिलॉन नॉट का उल्टा है, के का क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट का क्या होगा, कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। बताओ भाई, ये इसकी वैल्यू है, चाहे तो ऐसे देख लो चाहे ऐसे देख लो, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। स्टैंडर्ड यूनिट्स में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू टू चार्जेस इन वैक्यूम इन फ्री स्पेस। समझे? बहुत अच्छे। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई है, एप्सिलॉन नॉट के बारे में कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए भाई, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए चीजें, डाउट की कोई गुंजाइश मुझे नहीं लगता बचती है, फिर भी अगर बचती है तो भैया फिर आपकी मर्जी, भगवान मालिक है, भगवान आपकी मदद करेगा, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। चलिए, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, मान लीजिए इन चार्जेस को अब हम ले गए किसी मीडियम के अंदर। मीडियम के अंदर ले आए, अरे ये तेरा चार्ज, ये मेरा चार्ज, ये तेरा चार्ज, ये मेरा चार्ज, क्या लगा रखा है, ये क्या लगा रखा है, कब तक ऐसे जलते रहोगे तुम, हैं, कब तक ऐसे चलते रहोगे, ये तेरा चार्ज ये मेरा चार्ज नहीं भाई, सबका कॉमन चार्ज है ये। Q1 Q2 बस इनका मीडियम चेंज कर दिया गया है, हम इनको किसी अलग मीडियम में ले गए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तूफान में ले गए, अंधेरी रातों में ले गए, या फिर पानी में ले गए, या फिर किसी और मटेरियल में ले गए। अब इस मीडियम में लाने के बाद
डिस्टेंस वही है। जो इनके बीच में फोर्स लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्साइलन। इस फोर्स को एफ डैश से लिख देता हूं मैं। उसको एफ से लिखा था, उसको एफ से लिखा था 1/4 पाई एप्साइलन नॉट। यहां पे क्या लिखा है 1/4 पाई एप्साइलन, यहां पे लिखा जाएगा एप्साइलन। कुछ बुक्स में एप्साइलन के पैर में एम लिखा जाता है, अपनी अपनी मर्जी है, अपने अपने पढ़ने हैं। एप्साइलन एम मतलब एप्साइलन मीडियम, ठीक है ना, मीडियम के लिए। या फिर सिंपली भी एप्साइलन लिख दोगे तो सामने वाला बंदा इतना बेवकूफ नहीं है, वो समझ जाएगा कि हाँ आप मीडियम की बात कर रहे हो, ठीक है ना। 1/4 पाई एप्साइलन आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, सिंपल सी बात, जब मैं इन दोनों चार्जेस को वैक्यूम से उठा के किसी और मीडियम में लेके जाऊंगा तो उस मीडियम की वजह से इन चार्जेस के बीच में होने वाले इंटरेक्शन पे फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा भाई, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। इनके बीच का लगने वाला इंटरेक्शन कम हो जाएगा, ये उतना अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब इनके बीच में लगने वाला फोर्स अब कम होगा या ज्यादा होगा? कम हो। इनके बीच में लगने वाला फोर्स अब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा भैया, पहले के मुकाबले में अब उतना नहीं रहेगा, ठीक है ना। दिस फोर्स विल डिक्रीज, ये फोर्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा जब इन चार्जेस को हम किसी और मीडियम में लेके आएंगे। अच्छा जी, तो ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू है, ठीक है ना। दिस इज द वैल्यू फॉर एफ डैश, इस बात को ध्यान में रखें, ठीक है ना, इसीलिए मैंने इसको डब्बे के अंदर बंद किया है। अच्छा जी, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपको याद होगा एक वर्ड होता है डेंसिटी, एक वर्ड होता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी हम डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, रिलेटिव डेंसिटी हम डिफाइन करते हैं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है ना। मतलब कंपेयर करते हैं इसको, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस को, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, कंपेयर करते हैं, दोनों का रेशो करते हैं। वाटर हमारे लिए एक रेफरेंस होता है, डेंसिटीज के लिए जब भी हम बात करते हैं तो पानी एक रेफरेंस मान के चलते हैं हम। पानी की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, तो बाकी सब्सटेंसेस की डेंसिटी हम उसके रिस्पेक्ट में देखते हैं कि वो पानी के रिस्पेक्ट में भारी है या पानी के रिस्पेक्ट में हल्की चीज है ना। देखना पड़ता है भाई, हमें ऑब्वियसली देखना पड़ेगा, मतलब ऐसा तो नहीं है कि बिना देखे हमारा काम चल जाएगा, ऐसी चीज नहीं होने वाली, ठीक है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है ना, ये रिलेटिव डेंसिटी को हम लिखते हैं। अच्छा, इसी तरीके से यहां पे भी एक वर्ड यूज किया जाता है, एप्साइलन आर। एप्साइलन के पैर में आर होता है, ठीक है ना, एप्साइलन आर, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब है कि इस मीडियम की परमिटिविटी को आप कंपेयर कर रहे हो वैक्यूम की परमिटिविटी के साथ, यानी कि इसका मतलब होगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू किसके? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम से, है ना। परमिटिविटी किसकी? वैक्यूम से, है नहीं। इसकी एप्सिलॉन आर जो है हम कंपेयर करेंगे इसकी परमिटिविटी को किसके साथ? वैक्यूम के साथ, मीडियम को वैक्यूम के साथ। इस रेशो को कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। जैसे दो डेंसिटीज के रेशो को हम कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी, वैसे ही दो परमिटिविटीज के रेशो को कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है ना। ये कंपैरिजन के लिए यूज की जाती है कि इंटरेक्शंस का कंपैरिजन करना हो कि भाई वैक्यूम में अगर फोर्स लग रहा है तो उसमें क्या इंटरेक्शन है, और मीडियम में अगर लेके जा रहे हैं तो दो चार्जेस के बीच में क्या इंटरेक्शन। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी।
एप्सिलॉन आर का ही दूसरा नाम होता है, कैपिटल के से भी इसको लिखते हैं जनरली, ठीक है ना, इसको बोला जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये एप्सिलॉन आर का ही दूसरा नाम होता है, ठीक है ना, एप्सिलॉन आर का ही दूसरा नाम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। मतलब क्वेश्चन के अंदर आपको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोला जा सकता है या फिर रिलेटिव परमिटिविटी भी बोला जाता है, बात एक ही है, बात एक ही है, बात एक ही है, समझे? इस बात का ख्याल रखिएगा भाई, जो मैंने चीजें आपको यहाँ पे अभी तक क्लियरली बताई हैं, ठीक है ना, ऐसा ना हो कि इन चीजों को फिर बाद में जब हम देखें तो हमें किसी दिक्कत का, किसी परेशानी का सामना करना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। परेशानी दूसरों के लिए खड़ी करनी है, मतलब दूसरों के लिए भी क्यों खड़ी करनी है, परेशानी हमें अपनी चुनौतियों के लिए खड़ी करनी है, हमें अपनी परेशानियों के लिए आगे परेशानी खड़ी करनी है कि भाई आगे हम खड़े हैं, हमसे टकरा के दिखाओ। चलिए इसी बातों के साथ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन करने से पहले अभी तो और चीजें बाकी हैं। तो जब हम इनको मीडियम में लेके गए तो इनके बीच में फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन, अच्छा पहले ये लिख देता हूं मैं, एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको कैपिटल के भी लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना। मैंने दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए, ये कूलम्स कांस्टेंट है बेटा, ये छोटे के से लिखा है मैंने, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना, और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बड़े के से लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट का जो रेशो है वो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या रिलेटिव परमिटिविटी है, ठीक है ना, दैट इज द रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखो यहां पे एप्सिलॉन को आप क्या लिख सकते हो, क्या एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर लिख सकते हो, बताओ भाई, क्या एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर लिख सकते हो, इसको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, ठीक है ना। अब जो फोर्स हमने मीडियम के बीच में लिखा था, मीडियम में आने पे फोर्स लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब मैं इस फोर्स को ऐसे लिख देता हूं, आप ध्यान से देखना, एप्सिलॉन की जगह पे मैं लिख देता हूं एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, ठीक है ना, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन आर को छोड़ के, ध्यान से देखो इधर, एप्सिलॉन आर को छोड़ के बाकी का सब कुछ, वो तो ये लिखा हुआ, वो तो ये लिखा हुआ, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल लिखा हुआ है, वो तो ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, परफेक्टली लिखा हुआ है, ये चीज ये लिखी हुई है, ठीक है ना। तो एप्सिलॉन आर को छोड़ के जो बाकी चीज लिखी हुई है वो तो एफ है, ये आर थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूं, ऐसे बना देता हूं, ठीक है ना, अब ज्यादा सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, हाँ ये थोड़ा सा है ना, आर देखने में भी अच्छा लगता है, कर्सिव आर, ठीक है ना। हाँ तो एफ डैश जो मीडियम में ले जाने से अब जो फोर्स हो गया है वो अब नया फोर्स एफ बाय एप्सिलॉन आर, या फिर आपको एफ बाय कैपिटल के, क्योंकि एप्सिलॉन आर को कैपिटल के भी बोल सकते हो, वो अब फोर्स मीडियम में ले जाने से, जैसा कि मैंने आपको बोला था, वो ये चीज, ये फॉर्मूला भी बता रहा है कि ये कुछ डिवाइड हो गई है चीज, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जब वैक्यूम में थे तो एप्सिलॉन नॉट था, जब मीडियम में थे तो एप्सिलॉन था, एप्सिलॉन आर इन दोनों का रेशो होता है, तो एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर लिखा जा सकता है, ये हमने यहां पे लिख दिया है, ठीक है ना, ये बन गया एफ बाय एप्सिलॉन आर, ठीक है ना, क्योंकि बाकी तो वही है, तो इसका मतलब एफ बाय एप्सिलॉन आर या एफ बाय के यानी कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये चीज ये बताती है इन अ मीडियम नेट फोर्स ऑन चार्जेस डिक्रीज, मीडियम में लेके जाने से उन चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स डिक्रीज हो जाता है, मीडियम में लेके जाने से
इन चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है भाई, समझे? हाँ, ये फोर्स क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, F बाय एप्सिलॉन आर, F बाय के। अच्छा सर, इसकी वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर? बहुत अच्छी क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, अच्छा सवाल है आपका, अच्छा है, बहुत अच्छा है। सुनो, सुनिएगा, ठीक है? जब हम वैक्यूम में थे तो एप्सिलॉन नॉट था यहां पे, ठीक है ना? जब हम मीडियम के अंदर आए तो यहां पे एप्सिलॉन आ गया, फोर्स कम हो गया। जब हम मीडियम के अंदर आए तो फोर्स क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। फोर्स कम कब होगा? जब एप्सिलॉन की वैल्यू ज्यादा होगी, जब एप्सिलॉन की वैल्यू ज्यादा होगी, समझ रहे हो? ठीक है ना? जब एप्सिलॉन की वैल्यू, भाई अगर ये वैल्यू बढ़ेगी, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर ये वैल्यू बढ़ेगी, एप्सिलॉन बढ़ेगा, तो फोर्स कम हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है भाई। जब एप्सिलॉन बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है ना? एप्सिलॉन की वैल्यू ज्यादा तो फोर्स एफ डैश क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, समझे? यानी कि किसी और मीडियम के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू ज्यादा होगी, जितनी एप्सिलॉन की वैल्यू ज्यादा होगी उतना फोर्स कम हो जाएगा। यानी कि अगर हम वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम में जाएंगे तो एप्सिलॉन की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा होती है, समझे? इसका मतलब एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट 1 से ज्यादा होता है, ठीक है ना? इसका मतलब एप्सिलॉन आर 1 से ज्यादा होता है, या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से ज्यादा होता है किसी भी मीडियम के लिए, फॉर अदर मीडियम, वैक्यूम को छोड़ के दूसरे मीडियम्स के लिए एप्सिलॉन आर या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, 1 से ज्यादा होती है भाई, ठीक है ना? बहुत क्रिस्टल क्लियर वे में आपको यह बात समझ आनी चाहिए भाई। सिंपल, मैं दोबारा बता रहा हूं आपको बहुत क्लियर वे में कि भैया जब आप मीडियम वैक्यूम के अंदर होते हो, एप्सिलॉन नॉट नीचे आता है, जितनी इसकी वैल्यू ज्यादा होगी उतना फोर्स कम होता जाएगा। तो मीडियम के अंदर आ गए, फोर्स कम हो गया, इसका मतलब एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो गई? ज्यादा हो गई। इससे हमें यह पता चला कि एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा है, मतलब जितनी एप्सिलॉन की वैल्यू ज्यादा होगी चार्जेस के बीच में उतना इंटरेक्शन कम होगा, ठीक है ना? तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से ज्यादा दूसरे मीडियम के लिए, एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा, तो इन दोनों का रेशो 1 से ज्यादा, एप्सिलॉन आर की वैल्यू ज्यादा 1 से, या के की वैल्यू ज्यादा 1 से दूसरे मीडियम के लिए। इसके लिए दूसरे मीडियम के लिए, समझे भाई? हाँ, अगर हम बात करें फॉर वैक्यूम के लिए, फ्री स्पेस के लिए, तो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट में कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना? वैक्यूम ऑफ फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट में कोई फर्क नहीं है। तो एप्सिलॉन आर होता है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट रखोगे तो ये कितना आ गया? 1। तो के की वैल्यू या एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होगी किसके लिए? फॉर वैक्यूम या फ्री स्पेस, फॉर वैक्यूम या फ्री स्पेस। एयर के लिए भी, अगर एयर भी है तो एयर के लिए भी, हालांकि देखो एयर के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू हल्की सी 1 से, एप्सिलॉन आर की वैल्यू हल्की सी 1 से ज्यादा होती है, लेकिन जनरली फॉर एयर ऑल्सो, जनरली फॉर एयर ऑल्सो एप्सिलॉन आर और के अप्रोक्सीमेटली हम 1 ही कंसीडर करते हैं। हालांकि 1 से थोड़ी सी ज्यादा हम बोल सकते हैं,
लेकिन जनरली हम इसके लिए 1 ही कंसिडर करते हैं। वैक्यूम और एयर में हम कोई ज्यादा फर्क नहीं मानते। हाँ, पानी आ गया, कोई और मीडियम आ गया, तो उसके लिए हम इसकी वैल्यू को चेंज मानते हैं। कंडक्टर्स के लिए अगर दोनों चार्जेस को एक कंडक्टिंग मीडियम में रख दिया जाए, ठीक है ना, कंडक्टर मान लो कॉपर में रख दिया गया, ठीक है ना, कॉपर एक कंडक्टर है, कॉपर एक कंडक्टर है। अगर कंडक्टिंग मीडियम में रख दिया जाएगा तो कंडक्टर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। तो एफ डैश होगा एफ बाय के, इसको याद करो, एफ डैश होगा एफ बाय के। कंडक्टर के लिए इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो गई, एफ डैश तकरीबन तकरीबन 0 पहुंच जाएगा, ठीक है ना। यानी कि कंडक्टर के अंदर अगर दो चार्जेस रखे गए, आसपास का मीडियम कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जो भी कंडक्टर्स हो, जो बहुत अच्छे कंडक्टर्स हमारे माने जाते हैं, तो उसके लिए के की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो उसमें इनके बीच में, चार्जेस के बीच में नेट फोर्स 0 हो जाता है। प्रॉपर मैकेनिज्म क्या है, कंडक्टर्स में ऐसा क्यों होता है, ये हम बाद में बात करेंगे, या बहुत अच्छे डिटेल में तो ये कैपेसिटर चैप्टर के अंदर जाके समझ में आता है, ठीक है ना। लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि इसका प्रॉपर मैकेनिज्म क्या है, जीरो कैसे हो रहा है, ठीक है ना। ये जीरो कैसे हो रहा है ये बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए अभी आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन में आपको हर एक चीज की दूंगा, लेकिन सही समय आने पे। लेकिन अभी क्या है कि मान लो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। इसके लिए मैंने आपको बता दिया है। बहुत ध्यान से अब मैं थोड़ा सा जो भी हमने पढ़ा है उसको एक स्लाइड में समराइज कर देता हूं, जो कूलम्स लॉ के बारे में हमने पढ़ा है, एक स्लाइड में समराइज करो, ठीक है। समरी ऑफ कूलम्स लॉ, ये दिमाग में बिठाने की चीजें हैं। मतलब जब आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो बस आप ये चीजें लिख लो, आपका काम हो जाएगा। के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। किसके अंदर है ये, वैक्यूम के अंदर, ठीक है जी, ओके। एफ डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये किसके अंदर है भाई, मीडियम के अंदर है। ये किसके अंदर है, उस पर्टिकुलर मीडियम के अंदर है, ठीक है ना, ओके। ये पहली चीज हो गई। ये दूसरी चीज हो गई। फिर उसके बाद एप्सिलॉन आर जो होगा वो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। इसी को आप डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलोगे। इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, यानी कि एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा होगी, ठीक है ना। इसकी वैल्यू एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा होगी फॉर अदर मीडियम। वैक्यूम या एयर को छोड़ के दूसरे मीडियम के लिए इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। दूसरे मीडियम में ले जाने से जो नेट फोर्स है वो F बाय एप्सिलॉन आर या F बाय कैपिटल के हो जाएगा, यानी कि फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। नेट फोर्स डिक्रीजेस, नेट फोर्स डिक्रीजेस, ठीक है ना। ये चीज हम बोल सकते हैं। फॉर वैक्यूम या एयर के लिए भी आप एप्सिलॉन आर या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 के बराबर मान सकते हो। बाकी सारे मीडियम के लिए 1 से ज्यादा होगा। फॉर कंडक्टर्स के की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। ये सारी कहानी है जो मुझे आपको बतानी थी, ठीक है ना। मेरी कहानी है सबको बतानी, है ना, यही कहानी है
के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ गया क्योंकि मीडियम आ गया। मीडियम की वजह से रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो 1 से ज्यादा होती है, या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से ज्यादा होता है। एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा होती है दूसरे मीडियम के लिए, ठीक है ना। ये नेट फोर्स डिक्रीज हो जाता है दूसरे मीडियम में जाके। वैक्यूम या एयर के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए के की वैल्यू एप्सिलॉन और की वैल्यू 1 होती है। कंडक्टर्स के लिए के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। बस याद रखना, याद रहेगा, याद रहेगा। अभी तक जो समरी करी है क्रिस्टल क्लियर वे में आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। इससे ज्यादा अच्छे से, मतलब इससे ज्यादा अच्छे से मैं इसको समराइज नहीं कर सकता। अब वक्त हो चुका है फिर से पानी पीने का। क्या पानी है, क्या पानी है, क्या पानी, क्या पानी है ये। देखो अब यहां पे two charges have electrostatic force between them is F if they are taken in medium where the dielectric constant K is equals to 5, then net force on them is। अरे क्वेश्चन पढ़ो, पॉज करो, सॉल्व करो, बहुत आसान है। दो चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उनके बीच में F है, इनको एक ऐसे मीडियम में ले गए, इफ दे आर टेकन इन अ मीडियम वेयर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K is equals to 5, the net force between them is। अरे K की वैल्यू कितनी है, 5। बच्चों वाला सवाल, बच्चों वाला सवाल, हो गया काम खत्म, खल्लास। कुछ भी और, अरे कुछ करना ही नहीं। कमाल हो गया यार, इस सवाल के लिए हमने इतना कुछ पढ़ा था, है इस सवाल के लिए पढ़ा था हमने, बताओ। चलिए, समझ में आ गया आपको, बहुत अच्छी बात है, ये समझ में आना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो अगला है सुपरपोजिशन थ्योरम या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। समझो, बहुत आसान चीज है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। सुपरपोजिशन का मतलब होता है, सुपरपोजिशन नाम से बहुत सुपर लग रहा है लेकिन लॉ बहुत साधारण है। सुपरपोजिशन का मतलब हम कहेंगे वेक्टर एडिशन। इसकी डेफिनेशन अगले पेज पे लिखी हुई है, अगली स्लाइड में लिखी हुई है, तो उसको हम देखेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि क्या है। सुनिएगा, मान लीजिए हमारे पास एक बेचारा एक छोटा सा चार्ज है Q0, Q0 चार्ज है, ठीक है जी, छोटा सा चार्ज हमारे पास Q0 है। इसके आसपास बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं, Q1 Q2 Q3 अप टू सो ऑन, मतलब Qn भी रखा होगा। आसपास बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं। एक चार्ज है हमारे पास Q0, इसके आसपास बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं। ये डिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये डिस्टेंस R3 है, ये डिस्टेंस Rn है। अब मुझे नेट फोर्स निकालना है Q0 पे, मुझे नेट फोर्स निकालना है Q0 पे, ठीक है ना। तो Q0 पे जो नेट फोर्स लगेगा वो Q1 की वजह से भी लगेगा, Q2 की वजह से भी लगेगा, Q3 की वजह से भी लगेगा। मतलब इस पे जो फोर्स लगेगा, मान लो ये दोनों पॉजिटिव हैं, सपोज करो, मैं सारे चार्जेस को पॉजिटिव मान के चल रहा हूं क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव बस डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा और कुछ नहीं, ठीक है ना। मान लो मैं पॉजिटिव मान के चल रहा हूं, तो Q0 और Q1 आपस में रिपेल करेंगे, ये फोर्स लग जाएगा F1, ठीक है ना। Q0 और Q2 के बीच में फोर्स, इसको बोल देता हूं F2, ठीक है ना। ये Q0 दिखाई नहीं देगा, एक बार इसको Q0 को मैं बाद में लिखूंगा। अरे क्या हो रहा है ये, हाँ, इरेजर, इरेजर, हाँ। F1
F2 F3, ठीक है, एंड मतलब और सारे फोर्सेस n तक, सारे तो नहीं बना पाऊंगा। अब ये Q नॉट है यहाँ पे F1। अब जो Q नॉट पे लगने वाला नेट फोर्स है, ये मैं लिखूंगा नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q नॉट। Q नॉट को चारों तरफ से घेर लिया गया है, Q नॉट को चारों तरफ से घेर लिया गया है, Q1 Q2 Q3 अप टू Q1, सभी ने मिलकर Q नॉट को घेर लिया है, सभी ने मिलकर Q नॉट को घेर लिया है, यहां पे सभी ने मिलकर Q नॉट को घेर लिया है। तो Q नॉट पे लगने वाला नेट फोर्स, Q नॉट पे लगने वाला नेट फोर्स इन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। ये Q नॉट बेचारा, ये बेचारा है, वक्त का मारा है, ये बेचारा Q नॉट, और ये धुरंधर Q1 Q2 Q3 Q नॉट Qn तक है ना। तो बेचारा Q नॉट, उस पे जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, जिसको मैं F नॉट बोल रहा हूं, वो सारे फोर्सेस का वेक्टर सम होगा, सारे फोर्सेस का अप टू कहां तक, Fn तक, जितने भी फोर्सेस हैं सारे फोर्सेस का वेक्टर सम होगा, F1 F2 F3 अप टू सो ऑन, समझे, अप टू सो ऑन, सारे फोर्सेस का वेक्टर सम, ठीक है ना। ये हमारे पास ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। मतलब ऐसे आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, वेक्टर एडिशन होगा, डायरेक्ट एडिशन नहीं होगा, वेक्टर एडिशन होगा। F1 की डायरेक्शन अलग है, F2 की डायरेक्शन अलग है, F3 की डायरेक्शन अलग है, F4 की अलग होगी, F5 की अलग होगी, अप टू Fn की अलग होगी। सारे फोर्सेस को ऐसे नहीं कर सकते, F1 मान लो 2 न्यूटन आ गया, F2 3 न्यूटन आ गया, तो आप कहते 2 और 3 5 हो गए ना। डायरेक्शन देखनी पड़ेगी कि किसकी डायरेक्शन किस तरफ है, वेक्टर एडिशन होगा सारे फोर्सेस का, यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, समझे। बस सर इतना सही था क्या, हाँ यही था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। एक और बात है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में, वो भी समझाता हूं, लेकिन उससे पहले नेक्स्ट स्लाइड हम देख लेते हैं, ठीक है ना। एक बार इसको निहार लो, मैं साइड में हो जाता हूं, एक बार आप इसको निहार लो, ठीक है ना। हाँ, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल इज द वेक्टर सम। रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब जिसको हमने बोला था क्या, एफ नॉट, एफ नॉट बोला था, ठीक है ना, एफ नॉट वेक्टर इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इंडिविजुअल कौन से, F1 F2 अप टू सो ऑन अ गिवन चार्ज पार्टिकल। गिवन चार्ज पार्टिकल कौन सा था, गिवन चार्ज पार्टिकल Q नॉट, ड्यू टू ऑल अदर चार्ज पार्टिकल्स कौन से थे, Q1 Q2 अप टू Qn, समझे। ये इसकी डेफिनेशन है भाई, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की डेफिनेशन है, द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस, इंडिविजुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन अ गिवन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू ऑल अदर चार्ज पार्टिकल, समझे भाई। बाकी सारे चार्ज पार्टिकल्स के जो फोर्सेस का वेक्टर एडिशन जब हम करेंगे तो नेट फोर्स आ जाएगा। सर ये तो बहुत आसान बात बोल दी आपने, मतलब सिंपल सी बात है यार, सारे फोर्सेस का वेक्टर एडिशन कर दो तो नेट फोर्स आ जाएगा, बस ये कहना चाह रहा हूँ। बस वो थोड़ा सा साइंटिफिक वे में या फिजिक्स की भाषा में लिखते हैं ना, तो थोड़ा सा मतलब हमें थोड़ा साइंटिफिक वे में लिखना पड़ता है कि आपसे कोई पूछ ले, मान लो बोर्ड में इसकी डेफिनेशन लिखने के आ जाए। हालांकि मतलब जब आप 12th क्लास में हो जाते हो तो डेफिनेशंस काफ़ी कम हो जाती हैं, मतलब आपसे पूछी जानी 2 या 3 नंबर की पूछी जाती हैं, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए तो आपके दिमाग में होना चाहिए। अब ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सिर्फ इस चैप्टर के लिए वैलिड नहीं है, किसी भी चैप्टर में आप लगा सकते हो, ग्रेविटेशन में लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। ग्रेविटेशन में बस इलेक्ट्रोस्टैटिक की जगह कौन से फोर्सेस होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्सेस होंगे, बस किसी में भी लगा सकते हो, नेट फोर्सेस वेक्टर सम करना है। अच्छा एक और बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज इंडिपेंडेंट, मेन वर्ड है इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज। देखो मेरी बात बहुत क्लियरली समझना, ये Q नॉट है, ठीक है ना,
ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। बस इतना बना देते हैं, ज्यादा नहीं बना रहा, ठीक है। ये डिस्टेंस R1, ये डिस्टेंस R2, ये डिस्टेंस R3, कहीं पे भी बना दो। जब मैं दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकाल रहा हूं, मतलब F1 निकाल रहा हूं, तो वो होगा K Q0 Q1 बाय R1 स्क्वायर। Q0 और Q1 के बीच में जब मैं फोर्स निकाल रहा हूं और डिस्टेंस है R1, तो F1 हमारे पास आ गया K Q0 Q1 डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर, ठीक है ना, यह R1 का स्क्वायर है। जब मान लो F2 हम लिख रहे हैं K Q0 Q2 बाय R2 का स्क्वायर, ठीक है ना। जब हम F3 लिख रहे हैं K Q0 Q3 बाय R3 का स्क्वायर। जब मैं Q0 और Q1 के बीच में फोर्स निकाल रहा हूं, तो Q2 और Q3 को भूल जाओ। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द थर्ड चार्ज। मतलब जब मैं Q0 और Q1 के बीच में फोर्स निकाल रहा हूं, तो Q2 Q3 से कोई मतलब नहीं। जब मैं Q0 और Q2 के बीच में फोर्स निकाल रहा हूं, तो Q1 और Q3 से कोई मतलब नहीं है। जब मैं Q0 और Q3 के बीच में फोर्स निकाल रहा हूं, तो Q1 और Q2 से कोई मतलब नहीं है भाई, ठीक है ना। मतलब जब भी कभी दो चार्जेस के बीच में आपको फोर्स निकालनी है, तो उस टाइम के लिए, सिर्फ उस टाइम के लिए भूल जाओ कि वहां पे Q2 और Q3 भी है, ठीक है ना। भूल जाओ कि कोई और चार्ज वहां पे प्रेजेंट है, सिर्फ उन दो चार्जेस को कंसीडर करो और उसके हिसाब से F1 लिख लो। फिर इसको भूल जाओ, सिर्फ Q0 और Q2 दिखने चाहिए। जैसे अर्जुन को जहां पे निशाना लगाना होता था ना, ठीक है ना, अर्जुन ने निशाना लगाया था मछली की आंख पे, है ना, उसको सिर्फ वही चीज दिख रही थी। वैसा ही आपके साथ भी होना चाहिए, है ना। आपको जब F1 निकालना है, तो आपको सिर्फ ये दोनों चार्जेस दिखने चाहिए, बाकी कुछ नहीं दिखना चाहिए। बाकी चार्जेस हैं, भूलना नहीं है उनको, लेकिन एक बार के लिए भूल जाओ। जब इन दोनों के बीच में Q0 और Q2 के बीच में फोर्स निकालना है, तो Q1 और Q3 को भूल जाओ, ठीक है ना। सिमिलरली ऐसे सबके लिए हमें करना है, यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। और फिर सारे फोर्सेस लिखने के बाद उनका वेक्टर एडिशन, बस यही काम आपको करना है। और इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में कुछ भी नहीं है, समझे भाई, ठीक है जी। और कुछ भी नहीं है इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में। दैट शुड बी वेरी 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 क्रिस्टल क्लियर। रत्ती भर भी डाउट होना नहीं चाहिए इसमें। अच्छा, टू चार्जेस Q एंड NQ आर शोन इन फिगर। फिगर मैं अभी बनाऊंगा, ठीक है ना। ये सवाल कर रहे हैं हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे, अब सवाल शुरू हो चुके हैं। टू चार्जेस Q एंड NQ आर शोन इन फिगर। फाइंड पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज स्मॉल q सो दैट नेट फोर्स ऑन इट इज 0। बहुत ध्यान से समझना मैं क्या बताने जा रहा हूं। दो चार्जेस हैं, एक है Q और एक है NQ। मतलब N कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो शो किए गए हैं फिगर में। आपको थर्ड चार्ज ऐसी जगह पे रखना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज सो दैट नेट फोर्स ऑन इट इज 0। थर्ड चार्ज ऐसी जगह पे रखना है ताकि उस पे नेट फोर्स 0 बन जाए, नेट फोर्स उस पे 0 बन जाए। इसका हम रिजल्ट निकालेंगे और फिर हम उसको याद भी रखेंगे। मैं इस सवाल को या मैं इस डायग्राम को तीन हिस्सों में डिवाइड करता हूं। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r मान लेता हूं, ठीक है ना। ये डिस्टेंस इनके बीच में r है। मैं इनको तीन रीजन में डिवाइड करता हूं, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन, ठीक है जी। तीन रीजंस में डिवाइड करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। तीसरा चार्ज स्मॉल q है, उसको ऐसी जगह पे रखना है, ऐसी जगह पे, ताकि उस पे नेट फोर्स 0 आए। दिमाग लगाते हैं हम, दिमाग होना चाहिए, लगाने के लिए होना तो चाहिए ना। मान लो मैं इसको यहां पे रख रहा हूं, फर्स्ट रीजन में रख रहा हूं, इसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया। लेफ्ट वाला रीजन
बीच वाला रीजन, राइट वाला रीजन। अगर मैं इसको लेफ्ट वाले रीजन में रख रहा हूं, अगर मैं इसको लेफ्ट वाले रीजन में रख रहा हूं, ठीक है ना, तो क्या इस पे नेट फोर्स 0 हो सकता है? सुनो, मान लो सारे पॉजिटिव हैं, सपोज कर लो, ठीक है ना, सारे पॉजिटिव हैं, ये दोनों तो हैं ही पॉजिटिव, ठीक है ना, इसको भी हम पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है। ये स्मॉल क्यू पे देखना है, नेट फोर्स इस पे 0 करना है हमें। हम देखेंगे कि हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये चीज हम यहां पे देखने वाले हैं। देखो जरा, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये दोनों स्मॉल क्यू और कैपिटल एन क्यू क्या एक दूसरे को रिपेल करेंगे? बिल्कुल करेंगे, ठीक है ना। मतलब इसको मैं 1 बोल देता हूं, इसको 2 बोल देता हूं, ठीक है, एक को 1 एक को 2। तो 1 इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा, ठीक है ना। F1 रिपेल करेंगे, इसको 1 बोल देता हूं, तो F1 हो गया, ठीक है ना। सिमिलरली स्मॉल क्यू और एन कैपिटल क्यू के बीच में यह भी फोर्स ऑफ रिपल्शन ही होगा। तो क्या अब इसमें नेट फोर्स 0 हो सकता है? नहीं भाई, पॉसिबल नहीं है। नेट फोर्स 0 इस केस में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दोनों फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही लग रहे हैं, ठीक है ना, दोनों फोर्स इधर ही लग रहे हैं, इनकी वजह से, इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी, ठीक है ना, दोनों फोर्स इधर ही लग रहे हैं। तो फर्स्ट रीजन में हम चार्ज को नहीं रख सकते, गलत है ये, बिल्कुल सही बात है सर। तो क्या सर इस रीजन में रख सकते हैं? थर्ड रीजन में यहां रख के देखो, यहां भी सेम पंगा है, ये कैपिटल क्यू भी उसे रिपेल करेगा और ये एन क्यू भी उसे रिपेल करेगा। क्या फिर ये कैंसल हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, क्योंकि नेट फोर्स 0 करने के लिए कैंसल होने चाहिए ना फोर्सेस। तो फिर सर कहां रखें? बीच में रखना पड़ेगा। कहां रखना पड़ेगा? बीच में रखना पड़ेगा भाई, हाँ बीच में रखना पड़ेगा। तब जाके हम इनको क्या कर सकते हैं? कैंसल कर सकते हैं। जी हाँ, बीच में हमें इन्हें रखना पड़ेगा, तब कैंसल हो सकता है। अब यहां पे रखो, देखो ये कैपिटल क्यू इसे रिपेल करेगा, तो इसकी वजह से फोर्स F1 इधर आ गया। ये एन क्यू भी इसे रिपेल करेगा। इन दोनों के बीच में देखो, इधर इन दोनों के बीच में क्या होगी? रिपल्शन होगी। F2 इधर आ गया, एक की वजह से F1, एक की वजह से F2। क्या अब कैंसल हो सकते हैं? हाँ, अब हो सकते हैं सर कैंसल, यानी कि सेकंड रीजन में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चार्ज शुड बी प्रेजेंट इन सेकंड रीजन, चार्ज शुड बी प्रेजेंट इन रीजन 2 इस केस में, ठीक है ना। आगे केसेस हम डिस्कस करेंगे, ये सिर्फ इसी केस के लिए है, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर केस के लिए। आई होप क्लियर है आपको। ओके, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं कि कहां पे रखा जाए, सेकंड रीजन में भी कहां पे, है ना, एग्जैक्ट पोजीशन क्या है वो हम अब यहां पे फाइंड आउट करने वाले हैं। चलो अगले पेज पे चलते हैं उसके लिए। अब ये तो पता चल गया सेकंड रीजन में रखना है, ये पूरा डिस्टेंस आर है, ठीक है ना। ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि यहां पे रखा है, इसको एक्स मान लेते हैं। तो ये क्या बन गया बेटा? आर माइनस एक्स हो गया कि नहीं हो गया? अगर ये एक्स है तो ये आर माइनस एक्स हो गया, ठीक है। इसको हमने क्या बोला था? चार्ज 1, और इसको क्या बोला था? चार्ज 2, ठीक है ना। 1 की वजह से F1, ठीक है ना, 2 की वजह से F2, ठीक है ना। 1 की वजह से रिपल्शन इधर, 2 की वजह से इधर, ठीक है ना। 1 किसके बीच में फोर्स है? F1 कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच में, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय कितना डिस्टेंस? एक्स का स्क्वायर, ठीक है जी। F2 लिख रहा हूं मैं, F2 किसके बीच में? स्मॉल क्यू और
एन क्यू के बीच में, एन क्यू स्मॉल क्यू बाय डिस्टेंस कितना, आर माइनस एक्स का स्क्वायर। अगर नेट फोर्स जीरो करना है तो क्या F1 F2 बराबर करने हैं, क्या करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे जी। तो F1 F2 को बराबर करो, है ना, F1 F2 को बराबर करने से नेट फोर्स क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है ना, ओके। तो K कैपिटल Q स्मॉल q बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू K एन क्यू स्मॉल q बाय आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस बात का ध्यान रखिएगा, इसको आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मत कर देना भाई, ठीक है ना। हाँ, के उड़ गया, स्मॉल क्यू उड़ गया, कैपिटल क्यू उड़ गया, तो ये बचा 1/x स्क्वायर n बाय आर माइनस एक्स स्क्वायर। सही है जी। अब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाते इसको, इसका यहीं पे अंडर रूट ले लेते हैं, एक स्क्वायर रूट, दोनों साइड इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं भाई, ठीक है ना। इससे एक रिजल्ट बनेगा जो हम आने वाले क्वेश्चंस में यूज करेंगे, ठीक है ना, प्रॉपर वे में यूज करके मैं आपको दिखाऊंगा अगले लेक्चर में। फिलहाल तो आज इसको सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड, 1/x, इधर बना अंडर रूट एन, है ना, अंडर रूट एन, और ये क्या बना, आर माइनस एक्स, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दो, आर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू रूट एन एक्स, ठीक है जी। तो ये बन गया आर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस रूट एन एक्स, तो ये बन गया एक्स कॉमन आ गया, रूट एन प्लस वन, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई आर बाय रूट एन प्लस वन, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास आर बाय रूट एन प्लस वन, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास आर बाय रूट एन प्लस वन, एक्स की वैल्यू आ गई आर बाय रूट एन प्लस वन, ये याद रखना भाई, ठीक है ना। आगे हम बहुत सारे सवाल करेंगे इससे रिलेटेड, और भी टाइप के सवाल करेंगे जिसमें कुछ चेंजेस होंगे, मैं चेंजेस करूंगा, ठीक है ना, उससे क्या फर्क पड़ेगा वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो फिलहाल के लिए अब मैंने यहां पे ये जो रिजल्ट बनाया है कि x की वैल्यू, ये कहां से डिस्टेंस है, x कहां से है, यहां से, ठीक है ना, यहां से डिस्टेंस है कैपिटल Q से, तो उसके लिए वैल्यू ये है, ध्यान में रहेगा, याद रहेगा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी। तो बाकी की चीजें हम अगली बार डिस्कस करेंगे, ये सवाल भी हम अगली बार करेंगे, ठीक है ना, तो क्योंकि अभी आप इसको नहीं कर पाओगे। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, और अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे, इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को, और इससे रिलेटेड हम सवाल करेंगे, वेक्टर एडिशन लगाना सीखेंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि बस ध्यान ये रखना होता है कि कभी भी दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकाला जाए तो उस टाइम तीसरे चार्जेस को इग्नोर करना है, तीसरा चौथा जितने मर्जी हो, बस यही बात है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। जिंदा रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद, बाय, टेक केयर। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, अरे जा रहा हूँ भाई, क्या देख रहे हो, तो जाओ ना, जल्दी जाओ, अरे जा रहा हूँ।